पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना, भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे। खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी, उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भरकर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है। बेटा, तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई।
खान साहब से जरूरी काम तो था ही, सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी उनके यहाँ ही पढ़ लूंगा, पर अब कैसे होगा। कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ कहिए ना। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ, अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया।